हेलो दोस्तों, पेट दिल्ली में आपका स्वागत है। मैं आपको बता देता हूँ मेरे दोस्त जितने भी हैं आप लोगों को, DSSSB जो एग्ज़ाम आपका हेल्थ हेल्थ इंस्पेक्टर का जिसका एग्ज़ाम है, इंस्पेक्टर इसी को हम लोग मलेरिया इंस्पेक्टर का इसी को बोलते हैं हम लोग मलेरिया इंस्पेक्टर। क्या बोलते हैं? मलेरिया मलेरिया इंस्पेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंस्पेक्टर बोलते हैं। इंस्पेक्टर बोलते हैं। इसका क्या आपका क्या है मतलब, इसका एग्ज़ाम डेट आ चुका है। एग्ज़ाम डेट आपका आ चुका है। आप मेरा शॉर्ट वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। इसमें पहला चैप्टर जो हम लोग कवर करेंगे DSSB का, इसको ध्यान से कवर करेंगे पूरे चैप्टर को हम लोग। चैप्टर का नाम है स्वास्थ्य और रोग से संबंधित अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। इससे इससे मतलब आपका 100 मार्क्स का इसमें से आएगा। 100 मार्क्स का आपका 100 मार्क्स का ये रहेगा आपका। इससे 100 मार्क्स का रहेगा आपका, और 100 मार्क्स का आपका रहेगा। 100 मार्क्स का आपका रहेगा 100 मार्क्स का रहेगा आपका, मतलब आपका मैथ, GK GS करंट अफेयर्स, इंग्लिश वो रहेगा आपका 100 मार्क्स का। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम भूमिका से। बहुत लंबा चैप्टर, लेकिन धीरे धीरे सब कवर कर लेंगे हम लोग। ठीक है ना, कोशिश करेंगे कि एक चैप्टर एक दिन में ख़त्म हो जाए, तो 20 चैप्टर 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए, अधिकांश संस्कृतियों में स्वास्थ्य और स्वांतर स्वीकृत अवधारणा है। वास्तव में सभी समुदाय के पास उनकी अपनी अपनी संस्कृति या हिस्से के रूप में स्वास्थ्य की अवधारणा होती है। प्राचीन काल में ही लोग स्वास्थ्य की सर्वाधिक स्वीकृति परिभाषा यह है कि स्वास्थ्य रोग से मुक्ति की स्थिति है। कुछ संस्कृतियों में स्वास्थ्य और सामंजस्य के समतुल्य माना जाता है। सामंजस्य की परिभाषा स्वयं साथ, समुदाय के साथ, ईश्वर के ब्रह्मांड के साथ, शांतिपूर्ण स्थिति के साथ होना। मतलब अगर आप स्वस्थ हैं तो आपके पास सब कुछ है। प्राचीन भारतीय और यूनानियों ने अवधारणा को स्वीकार किया तथा रोगों को शारीरिक संतुलन में बाधा उत्पन्न होने का कारण बताया, जिन्हें उन्होंने मनोदशा कहा। उन्होंने क्या बोला? मनोदशा। जब भी आपको कोई बीमारी होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपकी कोई बीमारी होता है, आपकी बीमारी से कोई आपको ज़्यादा मतलब कि तकलीफ होती है, कोई दिक्कत होती है, तो आप स्वस्थ नहीं रह पाते, तो आप उसको मनोदशा कहते हैं। आधुनिक चिकित्सा आधुनिक चिकित्सा विज्ञान पर प्रायः यह आरोप लगाया जाता है कि यह रोगों को अध्ययन में तल्लीन है। यह रोग के अध्ययन में तल्लीन है और स्वास्थ्य के अध्ययन की उपेक्षा कर रहा है, और स्वास्थ्य के अध्ययन की उपेक्षा करे। परिणाम स्वरूप हम निरंतर स्वास्थ्य की उपेक्षा करते हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा बने। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य के निर्धारण तत्व क्या क्या है? स्वास्थ्य अच्छा कैसे होगा, यह बात अभी भी स्पष्ट नहीं है कि वो कैसे हम रक्षा कर सकते, लेकिन अब आपको पता चल जाएगा। स्वास्थ्य की मौजूदा परिभाषा भ्रम उत्पन्न करती है, तो स्वास्थ्य की माप करने का कोई भी एक निश्चित पैमाना पैमाना हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तथा स्वास्थ्य के दृष्टिगत रोगों को फैलाने और उनके नियंत्रण स्थापित करने के लिए विधिया के वैज्ञानिक अध्ययन के भारी संभावनाएं निश्चित है। और जो भी स्वास्थ्य का मतलब रोकने की प्रक्रिया है, वो एक है वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप उसको रोक सकते हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। स्वास्थ्य एक ऐसा पद है जिसे परिभाषित करना सर्वाधिक कठिन कार्य है। हालांकि हम सभी उसके अर्थ से भारी भांति परिचित हैं। अतः समय समय पर स्वास्थ्य के अनेक परिभाषाएं प्रस्तुत की गई है। स्वास्थ्य के अलग अलग परिभाषाएं प्रस्तुत की है, जिनमें कुछ परिभाषा कुछ पर हम आगे भी चर्चा भी करेंगे कैसे कैसे। स्वास्थ्य को हेल्थ जो होता है हेल्थ एक इंसान के मनोवैज्ञानिक होता है। क्या? तो मनोवैज्ञानिक होता है। इसको बात याद रखिए, मनोवैज्ञानिक होती है स्वास्थ्य के लिए किसी भी इंसान की। ठीक है, आगे देखिएगा। आपको PDF चाहिए तो बोलिए, PDF आपको मिल जाएगा। आप मेरे नंबर पर कॉल कीजिएगा, इस पर से मैसेज कीजिएगा 78278727 इस पर आप मैसेज कीजिए, आपको पूरा PDF मिल जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। शरीर मानसिक और आत्मा से अदूषित होने की अवस्था है। शरीर मस्तिष्क और आत्मा से अदूषित होने की अवस्था है। विशेषकर शारीरिक रोग या कष्ट से मुक्ति की अवस्था है। शारीरिक रोग जो होता है कष्ट और मुक्ति की अवस्था है। ये एक व्यक्ति था, इसका नाम था वेस्टर डिक्शनरी जो था, इन्होंने बताया था कि शरीर मस्तिष्क और आत्मा से संतुष्ट होने की अवस्था है। शारीरिक रूप और प्रकार के अपेक्षित सब संतुलन की स्थिति जो उन संतुलनों को विक्षुब्ध करने के प्रयास करने वाली शक्तियों के प्रति सफल गतिक संयोजन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। यह शारीरिक अवयवों और उनके टकराने वाली शक्तियों के बीच निश्चिष्ट अंतर्बंध नहीं होता, बल्कि यह फिर से समायोजन स्थापित करने की दिशा में प्रयासरत शारीरिक शक्तियों के प्रति प्रतिशत एवं सक्रिय प्रतिक्रिया होता है। ये बताया था हमारा पर्किंस ने बताया था।
स्वास्थ्य निर्धारण तत्व। स्वास्थ्य के अनेक निर्धारण तत्व हैं। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले तत्व व्यक्ति के भीतर भी निहित है और उन समाज में भी निहित है जिसमें वो व्यक्ति निवास करता है। यह एक स्वयं सिद्ध तथ्य है कि मनुष्य के स्वास्थ्य की स्थिति क्या है और वो कितने रोगों को चपेट में आ सकता है। यह दो दो घटकों पर निर्भर करता है। पहला, ये जो बीमारी व्यक्ति के अंदर होता है, अगर स्वास्थ्य है तो उसके दो घटक होते हैं, उसके अनुवांशिक घटक और दूसरा पर्यावरण संबंधी घटक। वो प्रभावित होता है। एक अनुवांशिक मतलब कि बचपन से माता पिता से कहा होता है कि बच्चों में आता है, उसे अनुवांशिक बोलते हैं। ठीक है ना। ये घटक आसपास में अनुनीय क्रिया करते हैं, आस पास में क्रिया करते हैं और ये अनुनीय क्रिया स्वास्थ्यवर्धक भी हो सकता है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी। अतः अवधारणा की दृष्टि से व्यक्तियों और संपूर्ण समुदाय को स्वास्थ्य अनेक अनुनीय क्रियाओं का परिणाम हो सकता है। यहाँ केवल कुछ अधिक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य निर्धारकों के संबंध में संक्षिप्त विवरण दिया गया है। जैसे देखो, एक तो आपका है कि अनुवांशिकता है, दूसरा है पर्यावरण, तीसरा हमका जीवन शैली। इस पर हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे चर्चा करेंगे। उसके बाद चौथा सामाजिक आर्थिक परिस्थिति, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण योजना, और एक है तुम्हारा न्याय कारक। क्या है? न्याय कारक। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। इस सब मतलब क्या है, मतलब ये जो है हमारे पास, ये जो है ये हमारे स्वास्थ्य के मतलब इसके बारे में हम जो पढ़ेंगे ना, ये कंसेप्ट ऑफ डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। कैसे कैसे होता है, समाज में कैसे होता है, समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, सब पढ़ेंगे। आइए, एक नंबर हमारे पास हेरिडिटी, इसका नाम है अनुवांशिकता। प्रत्येक मानव की शारीरिक और मानसिक विशेषताएं कुछ हद तक उसके गर्भधारण के समय ही जीनों की प्रकृति द्वारा निर्धारित होती है। कुछ मानव में जीन क्या होता है, जीन जो होता है जिसे ये हम शक्ल बनाता है माता पिता, बच्चे से जैसे माता पिता से बच्चे पैदा होते हैं, ये प्रकृति द्वारा निर्धारित होती है। किसी भी व्यक्ति की अनुवांशिक संरचना एवं संदर्भ में विलक्षण होती है कि उसके गर्भागमन के बाद उसके अनुवांशिक गुणों का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जो गुण माता पिता वही बच्चों में आएगा। तो अब अनेक रोगों की अनुवांशिक रोग कहा जाता है, उसमें अनेकों प्रकार के रोग होता है जिसे अनुवांशिक रोग कहा जाता है। जैसे कि गुणसूत्रीय असंगतियाँ, चयापचय प्रक्रियाओं में दोष, मानसिक मंदन, दिमाग में कुछ मतलब मानसिक मंदन हो गया, कुछ प्रकार के मधुमेह होगा, मधुमेह जो हो गया आपका, चीनी रोग हो गया। अतः स्वास्थ्य की दशा असंतुलता व्यक्ति के अनुवांशिक गठन पर निर्भर करता है। समझ में आ रहा है ना। इस प्रकार के रोग अनुवांशिक रोग कहलाता है। पर्यावरण संबंधी रोग क्या होता है? पर्यावरण संबंधी रोग क्या होता है देखिएगा। पर्यावरण, सर्वप्रथम यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेट्स ने रोगों को जल, वायु आदि पर्यावरण के घटकों के साथ जोड़ा है। उसके कई शताब्दियों बाद जर्मनी के पेटेनकोफर ने रोगों और पर्यावरण के बीच में संबंध को अवधारणा की और एक बार फिर से लोगों का ध्यान आकृत कर दिया। ये कि पर्यावरण में और रोग में क्या मतलब समानता है। पर्यावरण की दो श्रेणियाँ, पर्यावरण की दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक आंतरिक होता है, एक आंतरिक पर्यावरण, एक बाह्य पर्यावरण। व्यक्ति का आंतरिक पर्यावरण उसके शरीर के प्रत्येक अवयव जैसे अंग, भाग, प्रत्येक ऊतक, अंग और अंग तंत्र तथा एक शारीरिक प्रणाली के भीतर इन सभी समझने से पूर्ण कार्य करने में संबंधित है। आंतरिक पर्यावरण आंतरिक औषधीय का क्षेत्र होता है। आंतरिक बाह्य हो गया तुम्हारा आंतरिक, बाह्य बृहद पर्यावरण में वे चीज आती है जिसमें व्यक्ति का सामना गर्भागमन के बाद होती है। इसकी परिभाषा एकल मानव पोषक के बाह्य अन्य सभी अवयव के रूप में दी जाती है। जीवन शैली क्या होता है? जीवन शैली एक व्यापक अवधारणा है जिसका प्रयोग प्राय लोगों के जीवन जीने के तरीकों को सूचित करने के लिए तथा सामाजिक मूल्यों, क्रियाकलापों और प्रवृत्तियों के एक विस्तृत आयाम को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, उसे जीवन शैली कहते हैं। इसमें सांस्कृतिक, व्यवहारगत प्रतिरूप, जीवन भर के व्यक्तिगत स्वभाव जैसा कि धूम्रपान करना, मदपान करना आदि निहित है, जो उस व्यक्ति में उसके समझीकरण की प्रक्रिया के दौरान विकसित हुए हैं। जीवन शैली सामाजिक अंतर संबंधों, माता पिता, समकक्ष या समवयस्क व्यक्तियों के समूह तथा मित्र, भाई बहन आदि से मतलब ये जुड़ा रहता है ये। ठीक है ना। इसको हमेशा याद रखिएगा, एक भी चीज़ आपको छूटेगा नहीं, हर चीज़ को एकदम सटीक रखिएगा। आप लोग के साथ अनुनीय संबंध होता है। ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। अगर सामाजिक वाला भी पढ़िए, आपके कंसेप्ट है सामाजिक वाला भी। सामाजिक स्थितियाँ परिस्थिति, यह एक सर्वविदित तथ्य है कि सामाजिक आर्थिक दशाओं का
मानव के स्वास्थ्य पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ता है। विश्व के अधिकांश देशों में लोगों का स्वास्थ्य स्तर मुख्य रूप से उसके सामाजिक आर्थिक विकास अर्थात प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शिक्षा, पोषण, रोजगार और आवास सुविधा 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 देश के राजनीतिक व्यवस्था के आदि द्वारा निर्धारित किया जाता है। याद रखिएगा, कौन? आपका सामाजिक आर्थिक आर्थिक परिस्थिति है। ये देश में जो भी आपका होता है राष्ट्रीय उत्पाद, शिक्षा, पोषण, रोजगार आदि का होता है, देश के प्रति होता है ये। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्या होता है? स्वास्थ्य परिवार, इसमें क्या होता है देखिएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाओं में रोगों का उपचार, बीमारियां, रोकथाम, उसके रोग को रोकना, उत्तम और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना शामिल है। स्वास्थ्य सेवाओं का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाना है। उदाहरण के लिए बच्चों के टीकाकरण, उन्हें किसी विशेष रोग का शिकार होने से बचाया जा सकता है। सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने से जलवाहित रोगों के कारण मृत्यु दर, रोगग्रस्त की दर में कमी आ जाती है। स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता से गर्भवती महिलाओं को प्रसव के दौरान मृत्यु या रोगाग्रस्त तथा साथ ही बच्चों की मृत्यु हो जाती है और रोगग्रस्त में कमी आ जाती है। और स्वास्थ्य सेवा तभी प्राप्त हो जाती है यदि वे समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से पहुँचे तथा देश और समुदाय के लिए उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सामाजिक दृष्टि से स्वीकार हो। ये सभी प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं जिन्हें लोगों के बेहतर स्वास्थ्य की प्रमुख शर्त माना जाता है के प्रमुख घटक है। स्वास्थ्य सेवाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक माना जाता है। हमें यह आवश्यक स्मरण कर रखना चाहिए कि स्वास्थ्य सुविधा अच्छे स्वास्थ्य की जनक नहीं है। जहाँ सकल राष्ट्रीय उत्पाद और जन्म के समय आयु संबंधी बीच एक सदृश सहसंबंधी है, वहीं चिकित्सीय सुविधाओं की उपलब्धता और जन्म के समय आयु संभावित के बीच कोई पर्याप्त सहसंबंध नहीं होता। हम एक प्रभावी स्वास्थ्य सेवा से अधिक यह आशा कर सकते हैं कि हमें अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो। सामाजिक रोग विज्ञान में पहलू इस बात पर बल देते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं तकनीक की दृष्टि से चाहे कितनी भी उन्नत या लागत सापेक्ष हो, यह अंतर सभी सार्थक है यदि उनसे व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार होता है। तो सभी का सार्थक होते हैं। क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। अन्य कारक क्या होते देखेंगे ध्यान से। अन्य कारक जनता के स्वास्थ्य को निर्धारित करने वाले अन्य कारकों में औपचारिक स्वास्थ्य सुविधा तंत्र, उदाहरण के लिए खाद्यान्न और कृषि, शिक्षा, उद्योगों, समाज कल्याण, ग्रामीण विकास आदि तथा जीवन स्तर को उन्नति बनाने में आर्थिक सहायता और सामाजिक क्षेत्र में नीतियाँ शामिल है। आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में नीतियों में रोजगार के अवसर, श्रमिक वर्ग के वेतन वृद्धि, पूर्वदत्त, प्रीपेड्स, चिकित्सकीय कार्यक्रम और परिवार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने वाले साधन आदि का अंतर्निहित होता है। इसमें याद रखिएगा। स्वास्थ्य सूचकांक तत्व क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सूचकांकों की आवश्यकता न केवल किसी समुदाय की स्वास्थ्य संबंधी स्थिति जानने के लिए होती है, बल्कि ये एक देश के लोगों के स्वास्थ्य स्थिति का दूसरे देश के लोगों की स्वास्थ्य स्थिति को तुलना करने के लिए होता है। इसको सूचकांक बोलते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं की अपेक्षाओं का मूल्यांकन करने के दूर्लभ संसाधनों का आवंटन तथा स्वास्थ्य सेवाओं क्रियाकलापों, कार्यक्रमों पर निगरानी रखने और उनके मूल्यांकन हेतु भी आवश्यक होता है। सूचकांक यह जानने में सहायता होता है कि किसी कार्यक्रम में उद्देश्य और लक्ष्यों को किसी सीमा तक हासिल किया जा सकता है। सूचकांक का लक्षण क्या होता है? सूचकांक के वैज्ञानिक आधार पर प्रदान किया जाता है। उदाहरण के लिए आदर्श सूचकांक वैध होना चाहिए, अर्थात वे वास्तव में उन तथ्यों की माप करने के सक्षम होते हैं जिनकी उन्हें माप करनी है। विश्वसनीय और यथार्थ होने चाहिए, अर्थात समान परिस्थितियों में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा माप किए जाने वाले एक पर उत्तर एक जैसे हो, ये होना चाहिए। उसके बाद संवेदनशीलता होने चाहिए, अर्थात वे संबंधित परिस्थितियाँ में हुए परिवर्तनों में प्रति संवेदनशील हो और परिस्थिति विशिष्ट होना चाहिए, अर्थात वे केवल संबंधित परिस्थितियों में ही परिवर्तन को प्रदर्शित करने में सक्षम हो। अतः स्वास्थ्य संबंध में हमारी समझ केवल किसी एक सूचकांक के संदर्भ में नहीं हो सकती। यह एक रूपरेखा के संदर्भ में विकसित की जानी चाहिए, जिसमें अनेक सूचकांक अंतर्निहित हो। इन सूचकांकों को निहित वर्गीकृत किया जाता है। इसमें क्या होता है आपका?
आपका मृत्यु दर होता है, रोगाग्रस्त सूचकांक होता है, अशक्तता का दर होता है, पोषण सूचकांक हो, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो, उपयोग दर होता है, सामाजिक मानसिक स्वास्थ्य सूचकांक हो, पर्यावरण संबंधी सूचकांक हो, सामाजिक आर्थिक सूचकांक हो, स्वास्थ्य निश्चित सूचकांक हो, जीवन स्तर सूचकांक हो, अन्य सूचकांक हो, ये सब का होता है सूचकांक होता है। स्वास्थ्य सूचकांक होता है, इसको याद रखिएगा। 10 को सूचकांक, एक होता है मृत्यु, रोगाग्रस्त, अशक्त दर। सूचकांक का मतलब आपको पता चल गया होगा। पोषण सूचकांक, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध सूचकांक, सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य सूचकांक, पर्यावरण संबंधी सूचकांक, सामाजिक आर्थिक सूचकांक, स्वास्थ्य नीति सूचकांक, जीवन स्तर सूचकांक, अन्य सूचकांक होता है इसमें। देखो भारत में स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, तो देखिएगा भारत में स्वास्थ्य की स्थिति, भारत में सबसे पहले पढ़ेंगे जनसंख्या के आंकड़े के आधार पर पढ़ेंगे कि जनसंख्या आंकड़े के आधार पर जब पढ़ेंगे तो इसमें क्या काम पढ़ेंगे कि जनसंख्या विस्फोटक आज भी एक प्रमुख समस्या है हमारे देश में, आपको पता है। जनसंख्या आंकड़ों की निम्नलिखित विशेषता है: विशाल जनसंख्या आधार, जन्म दर में वृद्धि और परिवार का बड़ा आकार, मृत्यु दर में कमी, किशोरों की जनसंख्या को जो कुल जनसंख्या का लगभग 40% और जिसे 15 वर्ष में कम आयु के सदस्य भी शामिल हैं। ये हो गया आपका। उसके पास हमारे पास अशिक्षित जनसंख्या लगभग 48%। इसमें से इससे यह स्पष्ट होता है कि जन्म दर में कमी की दर इतनी धीमी क्यों है, ये पता चल जाता है। आश्रित अनुपात 0.9 है, अर्थात आर्थिक दृष्टि से उत्पादक प्रत्येक सदस्य द्वारा करीब करीब एक व्यक्ति को आश्रय दिया जाता है। मृत्यु दर संबंधी आंकड़े, गत कुछ दशकों के दौरान लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। मृत्यु दर निरंतर घटते हुए 1965 के 21 के आंकड़े से घटकर 1994 में 9.2 पर पहुंची है। वर्ष 1951 के बाद से मृत्यु दर 51 के बाद से जन्म के समय आयु संबंधी पर्याप्त वृद्धि हुई है तथा 1955 में भारत में आयु संबंधी 62 वर्ष के स्तर पर पहुंची गई। अनेक संक्रामक और संचरणीय रोगों को जैसा कि हैजा, मलेरिया, प्लेग आदि पेयजन्य के कारण भी मृत्यु दर का गिरावट दर्ज की गई है, याद रखिएगा। इस सबसे मृत्यु दर ज़्यादा। रोगाग्रस्त के आंकड़े कैसे था? रोगाग्रस्त संबंधी आंकड़े मुख्य रूप से संचरणीय रोगों से संबंधित होता है। एक अनुमान के अनुसार भारत में होने वाले 17.2% मृत्यु और 20.8% बीमारी के मुख्य कारण संचरणीय रोग होता है। हमारे देश में आज भी टीबी, फाइलेरियासिस, कोढ़, मलेरिया, पेचिश और कुपोषण आदि लोगों को रोगाग्रस्त के प्रमुख कारण है। ये पकड़ता रहता है लोगों को। विषाणु जनित रोगों में चेचक का हमारे देश में 1980 में उन्मूलन हो गया। खसरा आज भी हमारे देश में अपने पैर पसारे हुए। अभी भी पोलियो, विषाणु जनित हेपेटाइटिस से हमारा देश जूझ रहा है। वर्ष 1973 से हमारे देश में जापानी इंसेफेलाइटिस का बड़े पैमाने का प्रकोप बढ़ा हुआ है। जापानी इंसेफेलाइटिस का जीवाणु जनित रोग में मस्तिष्करण शोथ में काफ़ी वृद्धि हुई है। मस्तिष्करण शोथ में काफ़ी वृद्धि हुई है। हैजा के रोगियों की संख्या में पर्याप्त कमी हुई है, किंतु अभी भी अन्य जलवाहित रोगों जैसे कि पेचिश, जल से होने वाली बीमारी का प्रशमन करने में अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है। विश्व भर में टीबी रोग की आधी संख्या भारत में है, जो लगभग 14 मिलियन है, जिसमें से लगभग 3.5% मिलियन संक्रामक स्थिति में लोग संक्रामक स्थिति में हो जाते इस तरह। स्वास्थ्य सेवाओं मानव समुदाय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसकी परिभाषा स्वास्थ्य सेवा तथा या अन्य स्वास्थ्य के अभिकर्ताओं या एजेंट द्वारा भी व्यक्तियों, परिवारों, समुदायों के स्वास्थ्य संवर्धन और रक्षण, अनुवीक्षण, देखरेख या पुनः स्थापना के उद्देश्य से उपलब्ध कराई गई विविध सेवाओं के रूप में दी जाती है। इन सेवाओं में कर्मचारियों के संगठन का ढांचा, प्रशासन के वित्त पोषण के तरीके में भारी अंतर हो सकता है, किंतु इन सभी में एक बात समान अर्थात एक जैसी होती है, और यह कि उनका उद्देश्य लोगों की सेवा करना, यानी स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा रोगियों को वैज्ञानिक चिकित्सा सहायता, उपचार, स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना, ताकि वे एक बार फिर से समान जीवन व्यतीत कर सकें। अनेक देशों में स्वास्थ्य सेवा पूर्णतः यह काफ़ी हद तक सरकार के अधीन है। स्वास्थ्य सेवाओं में चिकित्सकीय सेवा अंतर्निहित है। अनेक लोग मूलवश ऐसे मानते हैं कि ये दोनों पद पर्यायवाची है।
चिकित्सकीय सेवा स्वास्थ्य सेवा मतलब पर्यायची बोला है, तंत्र का एक उपखंड है। चिकित्सकीय सेवा इसमें रोगी के आवास से लेकर अस्पताल तक सेवा निहित है। इसका आशय व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवा है जो सीधे चिकित्सक द्वारा या चिकित्सक के निर्देशानुसार प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य सेवा में अनेक अभिलक्षणिक तत्व अंतर्निहित होती है। देखिए, एक होता है इसमें होता है जैसे कि औचित्य असंगता। इसका अर्थ है कि क्या ये सेवाएं अनिवार्य मानवीय आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं और नीतियों के दृष्टिगत सर्वथा आवश्यक है। व्यापकता अर्थात क्या इन सेवाओं में निवारक, उपचारात्मक और संवादात्मक सेवाओं का संयोजन है। व्यापकता में औचित्य में आपको क्या कहें, आवश्यकता आपका प्राथमिकता और आपका नीतियों के दृष्टिगत ये उसमें। व्यापकता में आपका है आपका उपचारात्मक, संवर्धनात्मक सेवाओं को संयोजन है इसमें। और एक है पर्याप्तता में, अर्थात क्या सेवा व्यक्ति की आवश्यकता के अनुपात में है। पर्याप्तता जो है अर्थात क्या सेवा व्यक्ति को आवश्यकता के अनुपात में है। उपलब्धता का मतलब होता है अर्थात किसी भी प्रशासनिक इकाई द्वारा सेवा व्यक्तियों सीमित व्यक्ति की संख्या और स्वास्थ्य सुविधा का अनुपात। उदाहरण के लिए प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ी जनसंख्या चिकित्सा जनसंख्या अनुपात हो, उसे उपलब्धता बोलते हैं। उसके बाद अभिगम्यता अर्थात भौगोलिक अभिगम्यता अर्थात आर्थिक अभिगम्यता, सांस्कृतिक अभिगम्यता होता है। वहनीयता अर्थात स्वास्थ्य सुविधाओं का मूल्य इतना हो कि इसे व्यक्ति और राज्य द्वारा चुकाया जा सके। संभवतः अर्थात कुछ प्रक्रियाओं, उपकरणों, जनशक्ति और अन्य भौतिक साधनों की प्रचलनता दक्षता होती है, उसे संभाव्यता कहते हैं। स्वास्थ्य तंत्र क्या होता है, ये बहुत बढ़िया स्वास्थ्य तंत्र क्या है, स्वास्थ्य तंत्र क्या है, ठीक है। स्वास्थ्य तंत्र क्या, स्वास्थ्य तंत्र के संगठकों में अवधारणा अर्थात स्वास्थ्य और रोगों, उद्देश्य या ध्येय अर्थात अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य कार्यक्रम, भाव अर्थात समानता, व्यापकता, प्रभावकारिता, दक्षता, प्रभाव और व्यक्ति अर्थात प्रदाता और उपभोक्ता अंतर्निहित है। ये सभी घटक परस्पर मिलकर एक समुच्चय का निर्माण करते हैं। इससे सभी अवयव या संगठन एक दूसरे के सहायता देने में नियंत्रण करते हैं। क्या कहते, नियंत्रण करते हैं। के लिए करते हैं, इसके लिए परस्पर अंतर सम्मिलित होते हैं। स्वास्थ्य तंत्र का उद्देश्य व्यक्ति और समुदाय के स्वास्थ्य और सुधार लाना है, जो जनता के स्वास्थ्य की दशा में अंतर और क्रमित सुधार लाने की एक प्रक्रिया है। स्वास्थ्य तंत्र का लक्ष्य सभी के लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करना होता है। स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य क्या होता है, 3 दशकों तक प्रयास के बाद लोगों की बुनियादी स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने में असंतुष्ट रहने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1977 के निर्णय लिया था कि आगामी वर्ष में सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य सामाजिक लक्ष्य वर्ष 2000 तक विश्व के सभी व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य का एक ऐसा स्तर प्राप्त करना होगा ताकि सभी व्यक्ति सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से उत्पादक जीवन व्यतीत कर सकें। इस लक्ष्य को वर्ष 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य के नाम से जाना जाता है। इन नई अवधारणाओं को विकसित करने का कारण विश्व की अधिकांश जनता, विशेषकर ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य का निम्न स्तर तक धनी और निर्धन, शहरी और ग्रामीण जनता की दशाओं की भारी अंतर होना था। सभी के लिए स्वास्थ्य का मूल सिद्धांत है सभी के लिए स्वास्थ्य दशाओं का समानता है सुनिश्चित करना, तथा जिसका अर्थ है सही व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सुविधाओं का प्रयोग करके अवसर प्राप्त हो। सभी के लिए स्वास्थ्य का यह अर्थ नहीं है कि वर्ष 2000 का समाप्ति के बाद चिकित्सक और परिचारकों के विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को होने वाले किसी भी बीमारी को उपचार करना शुरू कर दिए। इसका यह कार्य भी नहीं है कि वर्ष 2000 के बाद कोई भी व्यक्ति बीमार ही नहीं होगा और नहीं अशक्त होगा। इसका एकमात्र आशय था कि लोगों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो भी संसाधन उपलब्ध हो वो लोगों के बीच में समान रूप से वितरण हो जाए। यही इसका उपलब्ध था ताकि लोग उपलब्ध संसाधनों को अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए उपयोग कर सके। सभी के लिए स्वास्थ्य का आशय दूरगामी थे, जो न केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र के सुधार से संबंधित था बल्कि उसका आशय समांतर रूप से सामाजिक और आर्थिक विकास करना भी था। विश्व भर में और वर्तमान में अपनाई जाने वाली सामान्य नीति यह है कि स्वास्थ्य सेवाओं के सभी के लिए स्वास्थ्य के नीतिगत उद्देश्यों के दृष्टिगत पुनर्गठित किया गया और एक नई दिशा प्रदान की जाए। ये था रोगों से संबंधित अवधारणा क्या है। रोगों से संबंधित अवधारणाएं जो है आप यहाँ पे देखिएगा,
रोग संबंधी धारणा प्रभावित करने के अनेक प्रयास हुए। वेस्टर शब्दकोश में इसकी परिभाषित हुए कहा गया कि यह एक ऐसी दशा है इसमें शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, स्वास्थ्य न रहना, मनुष्य मानव की क्षमता में बदलाव जिसके कारण जैविक कार्यों के निष्पादन में बाधा उत्पन्न होती है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में रोगों की परिभाषित शरीर या शरीर के किसी भाग या अंग की एक ऐसी दशा के रूप में दी गई जिसमें इसके कार्यकरण में बाधा आती है या कार्यकरण में अवस्थित हो जाती है। रोगों से ग्रसित होने का आशय है कि व्यक्ति का अस्वस्थ हो जाना, अर्थात यह स्वस्थ होने की स्थिति की विपरीत स्थिति है जिसमें जिसमें शरीर के सामान्य कार्यकरण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। रोगों का अर्थात केवल किसी विशिष्ट व्याधि से ग्रस्त होना ही नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि अर्थ संबंधित व्याधि रोग के प्रति व्यक्ति के समक्ष और व्यवहार तथा मानसिक सामाजिक पर्यावरण पर उसका रोग के प्रभाव से भी है। रोगों का संदर्भ में सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन से भी है। सुसर ने रोगों के संबंध में निम्नलिखित मत व्यक्त किया था। सुसर ने क्या कह दिया था उन्होंने? सुसर ने रोग एक शारीरिक मानसिक दुष्क्रिया है। रोगों एक ऐसे व्यक्ति की आत्मनिष्ठ दशा है जिसमें ऐसा अनुभव होता है कि वह स्वस्थ नहीं है। रोग या बीमारी सामाजिक दुष्क्रिया की एक अवस्था है, अर्थात यह एक ऐसी भूमिका जिसमें रोग व्यक्ति ग्रहण कर लेता है। रोगी व्यक्ति ग्रहण कर लेता है। रोगी की भूमिका ये कहलाता है। रोग का प्राकृतिक इतिहास क्या है? रोग व्यक्ति एक अभिकर्ता रोग का कारण और पर्यावरण के बीच एक जटिल अंतःक्रिया का परिणाम है। रोग का प्राकृतिक इतिहास पर पद रोग विज्ञान की एक मूल अवधारणा है। यह एक ऐसी तरीके का उल्लेख करता है इसमें कोई रोग अपने रोगजनक से पूर्व की प्रारंभिक अवस्था से विकसित होकर समय के अनुसार समाप्त हो जाता है, जबकि रोग को स्वस्थ लाभ हो जाता है या फिर उपचार या निवारण उपाय की अनुपस्थिति में किसी अशक्तता या मृत्यु का शिकार हो जाता है। प्रत्येक रोग का अपना एक अलग इतिहास होता है जिसका सभी व्यक्तियों के संबंध में एक सा होना आवश्यक नहीं है। अतः रोग का एक समान या व्यापक प्राकृतिक इतिहास बता देना निश्चित ही स्वेच्छाचारिता होगी। आइए हम संक्रमण होने से होने वाले रोगों का प्रतिमान लेकर रोगों के प्राकृतिक इतिहास में घटित होने वाली घटनाओं पर विचार करते हैं। क्या करते विचार करते हैं? बताइए। रोगजनक से पूर्व की अवस्था, यह व्यक्ति में रोगों के लक्षण दिखाई देने पड़ने से पूर्व की अवस्था है। सभी रोग का एजेंट व्यक्ति शरीर में प्रविष्ट नहीं हुआ, किंतु उसके मानव शरीर में प्रविष्ट होने के सभी सहायक कारक पर्यावरण में मौजूद है। इन स्थिति का उल्लेख प्राय रोगों के बीच मानव या रोगों की आशंका के ग्रसित मानव के रूप में किया जाता है। रोगजनक स्वास्थ्य क्या होता है? रोगों के एजेंट के शीघ्र प्रभावित होने वाले मानव पोषी का स्तर शरीर के प्रवेश करने के साथ ही रोगजनक की अवस्था आरंभ हो जाती है। बाद की घटनाओं संक्रामक रोग के लक्षण प्रकट होने तक की घटनाएं, अर्थात रोगजनक रोगाणु के पोषी स्तर के शरीर में बहुगुणित होने का, पोषी के शरीर में उत्तक होने की नष्ट करने तथा उसके शरीर क्रियाओं को परिवर्तन लाने का रोगजनक। इस अवस्था में उद्भव अवधि आरंभिक और प्रवर्तिक रोगजनक की अवस्थाएं निहित है। रोगों का अंतिम परिणाम यह होता है कि यह तो रोगी का एक बार फिर से स्वास्थ्य लाभ कर ले या फिर उपचार के अभाव में असशक्त मृत्यु के प्राप्त कर ले। रोगजनक की अवस्था में टीकाकरण या औषधियों के उपचारण द्वारा रोगी की अवस्था में सुधार लाया जा सकता है। चिरकालिक रोग जैसे कि हृदय रोग, उच्चतम तनाव, कैंसर आदि की स्थिति में आरंभिक रोगजनक अवस्था अधिक प्रभावशाली नहीं होती है। अतः चिरकालिक रोग स्थिति में यह अवस्था रोगों के लक्षण उत्पन्न होने से पूर्व की अवस्था कही जाती है। इस अवस्था में रोगों के लक्षण दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। रोगात्मक परिवर्तन इतने गौण या अस्पष्ट होते हैं कि चिकित्सकीय क्षेत्र के स्तर पर उनकी पहचान नहीं की जा सकती और लोगों की इसमें क्या होती है? मौत हो जाती है। क्या होती है? मौत हो जाती है। यही होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। रोग का एजेंट का अभिकर्ता, रोग का एजेंट क्या क्या होता है? रोग का एजेंट अभिकर्ता, रोग को संचरण की श्रृंखला
की श्रृंखला की पहली कड़ी रोगों का एजेंट है। इसकी परिभाषा एक ऐसी सजीव या निर्जीव वस्तु या मूल या मूर्त या ऐसे बल या कारक के रूप में दी जा सकती है इसकी अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति या अपेक्षित कमी से प्राणी के शरीर में रोगों की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। रोगों के कारकों एजेंटों को व्यापक रूप से निम्नलिखित समूहों का वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे पहला पढ़ेंगे जैविक कारक। क्या पढ़ेंगे? जैविक कारक। ये रोग के सजीव एजेंट हैं जैविक कारक। उदाहरण के लिए विषाणु, कवक, जीवाणु, एक कोशिकीय जीवों, बहुत कुछ बहुकोशिकीय जीव। इन एजेंटों में अपने पोषी जीवों को प्रभावित करने के कुछ लक्षण विद्यमान हो जाते हैं, जैसे कि संक्रामकता यह किसी संक्रामक एजेंट की अपने पोषी के शरीर में प्रवेश करके बहुगुणित होने और संक्रमित उत्पन्न करने की क्षमता को संक्रामकता कहते हैं। रोगों उत्पादक यह व्यक्ति में रोग के स्पष्ट लक्षण उत्पन्न होने की क्षमता को रोगोत्पादक कहते हैं। विषाक्तता इसकी परिभाषा जिन रोगियों में रोगों के स्पष्ट लक्षण दिखाई देते हैं उनमें गंभीर रूप से रोगाग्रस्त रोगी असमान रोगी सहित के अनुपात में रूप दी जाती है, उसे विषाक्तता कहते हैं। पोषक कारक क्या होता है? पोषक कारक इसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज और जल इसको पोषक कारक। भौतिक कारक होता है अत्यधिक गर्मी, ठंडी, आर्द्रता, दाब, विकिरण, विद्युत ध्वनि आदि से पीड़ित होने वाले किसी व्यक्ति को भौतिक कारक कहते हैं। रासायनिक कारक क्या कहते हैं? रासायनिक कारक बहुत प्रकार के, जैसे तुम्हारा अंतर्जात का मतलब कुछ रसायन व्यक्ति के शरीर में उत्पन्न होती है जिसके कारण उसके शरीर की क्रिया अवस्थित हो जाती है। उदाहरण के लिए यूरिया, यूरेनियम, सीरम, बिलिरुबिन, पीलिया, कीटोन्स, कीटोसिस, यूरिक अम्ल, घटा, गाउट, जोड़ों का दर्द, कैल्शियम कार्बोनेट, गुर्दों में पत्थर, ये सब होता है। इसको बोलते हैं, इसको रासायनिक कारक कहते हैं। बहिर्जात मानव शरीर में शरीर से बाहर उत्पन्न होने वाले एजेंट जैसे कुछ धातु, धूम, गैस, धूल आदि, गैस, कीटनाशक आदि ये सब होता बहिर्जात होता है। यांत्रिक कारक क्या होते हैं? यांत्रिक कारक क्या होते हैं? देर तक घर्षण या अन्य यांत्रिक कारकों द्वारा मांसपेशियों का फट जाना, पिस जाना, मोच आ जाना, अस्थि का विस्थापित हो जाना और मृत्यु जैसी घटनाएं भी हो सकती है, उसे यांत्रिक कारक कहते हैं। स्वास्थ्य के लिए आवश्यक कारकों की अनुपस्थिति में अपर्याप्त अधिक क्या है? ये कारक हो सकते हैं रासायनिक कारक है जैसे कि हार्मोन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, एंजाइम। पोषक कारक उपयुक्त दो में इनका उल्लेख किया गया है। तीसरा किसी अंग की कमी उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति में थाइमस ग्रंथि उपस्थित न हो तो वह अतिशीघ्र रोग का शिकार हो जाता है। शरीर के किसी अंग की कमी जैसे कि हृदय में कोई खराबी, गुणसूत्रीय कारक जैसे कि गुणसूत्र के असमानता के कारण होने वाले मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम, टर्टन्स सिंड्रोम और प्रतिरक्षक ये होता है। ये और प्रतिरक्षक कारक जैसे कि हमारे पास है अगामा ग्लोबुलिन रक्तता ये होती है, जिसका मतलब मेन कारण क्या होता है हमारा? ये होता है मतलब स्वास्थ्य से संबंधित उपस्थित अपर्याप्त अधिक क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर। सामाजिक कारक क्या होता है? रोगों को सामाजिक कारकों पर भी विचार करना आवश्यक है। ये कारक है निर्धनता, धूम्रपान, मादक द्रव्यों और अल्कोहल का सेवन, अस्वास्थ्यकर जीवन शैली, सामाजिक रूप से अलग थलग रहना, मातृत्व का भाव, ये होता है सामाजिक कारक होता है। पोषी स्तर कारक क्या होता है? पोषी स्तर कारक क्या है उसके बारे में समझेंगे हम लोग, ठीक है। पोषी से संबंधित कारक अंतर्गत क्या होता है, ठीक है। पोषी से संबंधित निम्नलिखित कारकों निम्नलिखित वर्गीकृत किया जा सकता है। जनसंख्या के विलक्षण जैसे कि वायु, लिंग आदि, जाति, ये होता है पोषी के स्तर के आधार पर। जाति उसके बाद हमारे पास है जीव यानी कि विलक्षण जैसा कि अनुवांशिकी कारक, रक्त का जैव रासायनिक स्तर पर उदाहरण के लिए कोलेस्ट्रॉल का स्तर, रक्त समूह, एंजाइम, रक्त कोशिकीय संचरण, प्रतिरक्षात्मक कारक, शरीर विभिन्न अंग तंत्रों का शरीर रचनात्मक कार्य जैसे कि रक्तचाप, बलात्, निःश्वसन आदि, ये होता है। सामाजिक और आर्थिक अभिलक्षण जैसे कि सामाजिक आर्थिक स्थिति, शिक्षा, व्यवसाय, तनाव, वैवाहिक स्थिति, आवास आदि का होता है, इसमें होता है। जीवन शैली को प्रभावित करने वाले कारक जैसे कि व्यक्ति के गुण, रहन सहन संबंधी आदतें, पोषण ये सब आपका हो जाता है, इसमें आ जाता है पोषण।
पोषण, शारीरिक व्यायाम, एल्कोहल का सेवन, मादक द्रव्यों का सेवन, धूम्रपान, व्यवहार अवलक्षण ये होता है। पर्यावरण संबंधी कारक क्या क्या होता है? देखो, रोगों का अध्ययन वस्तुतः मानव और उसके पर्यावरण का अध्ययन है। लाखों व्यक्ति प्राय जिस पर्यावरण में रहते हैं जिसके उसके कारण उत्पन्न ऐसे रोग के शिकार हो जाते हैं जिनके वास्तव में निवास किया जा सकता है। बाह्य बृहद पर्यावरण की परिभाषा मानव पोषी के बाह्य परिवेश मिश्रित उन सभी सजीव और निर्जीव वस्तुओं के रूप में दी जा सकती है। इसके साथ वह नियमित रूप से अंतर संबंधी होता है। इसके मानव में बाह्य परिवेश में स्थिति, वायु, जल स्तर, खाद्य पदार्थ, आवास आदि भी शामिल हो जाते हैं। इसमें नियंत्रण की अवधारणा क्या क्या होता है? रोगों नियंत्रण पद निम्नलिखित में से कम कम करने के लिए नियंत्रण की जा रही क्रियाओं का वर्णन करता है। जैसे देखिएगा, रोगग्रस्तता की घटना, रोगों की अवधि और परिणामतः उसके संचरण का जोखिम, संक्रमण के प्रभाव जिसके शरीर और मनोवैज्ञानिक सामाजिक जटिलताएं शामिल है, और समुदाय पर वित्तीय बोझ। रोग निराकरण क्या होता है? नियंत्रण और उन्मूलन के बीच एक मध्यवर्ती लक्ष्य का वर्णन किया गया है जिसे क्षेत्रीय निराकरण कहा जाता है। निराकरण शब्द का प्रयोग रोगों के संचरण सीमित करने के वर्णन के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में से चेचक, पोलियो, डिप्थीरिया निराकरण आज क्षेत्रीय निराकरण को अब उन्मूलन के एक महत्वपूर्ण अग्रदूत के रूप में देखा जाता है। रोग उन्मूलन का शाब्दिक अर्थ है जड़ से उखाड़ फेंकना। रोग उन्मूलन जड़ से उखाड़ फेंकना। रोग उन्मूलन का शाब्दिक जड़ से उखाड़ फेंकना होता है। रोग उन्मूलन का अर्थ है संक्रामक कारकों को नष्ट करके संक्रमण के संचरण की सभी संभावनाओं से समाप्त कर देना, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, उन्मूलन। रोग को उखाड़ फेंकना उसको बोलते हैं उन्मूलन। रोग उन्मूलन मतलब रोग को उखाड़ फेंकना, रोग को उखाड़ फेंकना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ये क्या देखिएगा ध्यान से, एक पूर्ण प्रक्रिया न कि मात्र एक अपेक्षित लक्षण इसका अर्थ है संपूर्ण विश्व के रोगों को समाप्त कर, उसको बोलते उन्मूलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन्मूलन बोलते हैं। अनुवीक्ष और निगरानी क्या होता है? अनुवीक्ष और निगरानी क्या होता है? 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड अनुवीक्ष हो गया। अनुवीक्ष का आशय पर्यावरण के लोगों के स्वास्थ्य में स्थिति में परिवर्तन आए, स्वास्थ्य की स्थिति परिवर्तन जानने के सामान्य क्रियाकलापों को करना और उसके कार्य निष्पादन का विश्लेषण करना। क्या करना? विश्लेषण करना। अतः हम वायु प्रदूषण, जल की गुणवत्ता, वृद्धि और पोषण संबंधी स्थिति आदि का अनुवीक्षण कर रहे हैं। इसका आशय है कि इसे स्वास्थ्य सेवा या स्वास्थ्य कर्मी के कार्य निष्पत्ति की भी निरंतर जांच करना तथा यह जानना भी है कि रोगी किस सीमा तक स्वास्थ्य कर्मी की सलाह को मानता है। निगरानी क्या होता है? निगरानी का अनेक प्रकार प्रभावित किया जा सकता है। एक व्याख्या के अनुसार निगरानी का अर्थ होता है अत्यधिक ध्यानपूर्वक प्रतिधारण से और प्राय संवेदन की दृष्टि से भी क्रियाकलापों पर नजर रखना है। एक अन्य परिभाषा के अनुसार निगरानी रोगों को घटित होने और फैलने तथा प्रतिकूल स्वास्थ्य की अन्य दशाओं को निर्धारित करने वाले कारकों की निरंतर जांच करने की प्रक्रिया। निगरानी कार्यक्रम का कोई भी स्वरूप और आयाम हो सकता है। हम रोगों विज्ञान, जनसांख्यिकी विषयक निगरानी और पोषाहार की स्थिति पर निगरानी और ऐसे ही अनेक विषयों पर निगरानी रख सकते हैं। रोकथाम के उपाय क्या होता है? रोकथाम का अर्थ होता है मानव के रोगास्त होने या इसके शरीर के रोग को सीमित होने की घटनाओं को रोकने के लिए किया गया है। ऐसा प्रयास उपचार की व्यवस्था करके सामाजिक सहायता उपलब्ध कराकर या किया जा सकता है। नीचे रोगों की रोकथाम के 5 तरीके को वर्णित किया गया है जो किसी रोग के प्राकृतिक इतिहास का एक सतत अनुक्रमित वस्तुतः होता है। क्या को स्वास्थ्य संवर्धन, विशिष्ट संरक्षण, शीघ्र निदान और उपचार, सशक्तता और सीमित करना, पुनर्वास। स्वास्थ्य संवर्धन क्या होता है? पढ़ेंगे इसको ध्यान से। स्वास्थ्य संवर्धन क्या होता है? स्वास्थ्य संवर्धन का अर्थ होता है लोगों को रोगों पर नियंत्रण करने से सक्षम बनने और उसके स्वास्थ्य सुधार लाने की प्रक्रिया। यह किसी विशिष्ट रोग के प्रति निर्देशित नहीं होता बल्कि इनका आशय पोषी को अनेक प्रकार रोकथाम से सक्षम बनाने होते हैं। रोकथाम की कुछ विशिष्ट विधियाँ हैं। स्वास्थ्य शिक्षा, पर्यावरण सुधार, पोषी आहार पर जीवन शैली के व्यवहार परिवर्तन होता है। विशिष्ट संरक्षण क्या होता है?
रोगों को समूल नष्ट कर देना कर देना एक आदर्श स्थिति, किंतु ऐसा केवल कुछ सीमित मामलों में ही हो सकता है। कृषि संरक्षण सुरक्षित रोकथाम के कुछ वर्तमान उपाय: टीकाकरण, विशिष्ट पोषक तत्वों का प्रयोग, औषधि के प्रयोग से रोग निरोग, कार्य के दौरान जोखिम सुरक्षा, दुर्घटना से सुरक्षा, कैंसरजनों से सुरक्षा, एलर्जी उत्पन्न करने वाले व्यय को बचना, सामान्य पर्यावरण विशिष्ट संकट नियंत्रण करना, वायु प्रदूषण, शोर नियंत्रण आदि, उपभोक्ता उत्पादों जैसे खाद्य पदार्थों, औषधियों, प्रसाधन सामग्रियों आदि का गुणवत्ता का प्रकार नियंत्रण और संरक्षण करना, ये होता है। शीघ्र निदान क्या होता है? शीघ्र निदान विश्व स्वास्थ्य संगठन एक समिति के स्वास्थ्य बिगाड़ने की स्थिति के शीघ्र निदान का परिभाषा समस्थैतिक और प्रतिपूरक तंत्र में उत्पन्न बाधाओं की एक ऐसी चरण में पहचान करने के रूप में दी जाती है, जबकि जीव रासायनिक, आधिकारिक और कार्यकरण में भी उत्पन्न परिवर्तन के लिए को फिर से पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है। अतः रोग असक्तता को प्रकट होने से रोकने के लिए निदान का मापदंड ऐसा होना चाहिए कि यदि संभव हो तो वह रोग लक्षण चिन्ह प्रकट होने से पूर्व के जीव रासायनिक, आधिकारिक और कार्यकरण में आंतरिक परिवर्तन प्रभावित हो। चिरकालिक रोगों में इसका विशिष्ट महत्व होता है। असक्तता सीमा: यदि कोई रोगी रोगजनक के अति चरम में चिकित्सा की शरण में आता है तो रोकथाम का एकमात्र उद्देश्य रोगों के कारण रोगी उत्पन्न होता है। असक्तता का सीमित करना ही रह जाता है। इस रोकथाम का उद्देश्य रोगों की प्रक्रिया पर रोगी को क्षति पहुंचाने से उसमें असक्त उत्पन्न होने के बीच अवधि में भी रुक जाना। पुनर्वास क्या होता है? पुनर्वास की परिभाषा: व्यक्ति के कार्यात्मक क्षमता, सर्वोच्च संभावना स्तर, प्रशिक्षण, पुनः प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए चिकित्सकीय, सामाजिक, शैक्षणिक और व्यवसायिक उपाय का संयोजन और सामान्य प्रयोग करना। इसमें अशक्त और विकलांग बनाने के दशाओं के प्रभाव को कम करने तथा अशक्त और विकलांग व्यक्ति को समाज में तालमेल स्थापित करने की अपेक्षित सभी उपाय अंतर्निहित है। समाज में तालमेल स्थापित करने का अर्थ सामुदायिक जीवन की मुख्य धारा से अशक्त और विकलांग व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना होता है। जन अनुविज्ञान क्या होता है? जन अनुविज्ञान क्या होता है, इसको समझिएगा ध्यान से। जन अनुविज्ञान यह उल्लेख स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य, निराकरण अनुविज्ञान, सामाजिक अनुविज्ञान, सामुदायिक अनुविज्ञान के रूप में किया जाता है। ये सभी स्वास्थ्य संवर्धन है और रोग निवारण की दशा में समान रूप से उपयोगी होता है। स्वास्थ्य विज्ञान क्या होता है? स्वास्थ्य विज्ञान अंग्रेजी शब्द में हाइजीन्स का हिंदी का रूप है, जिसका व्युत्पत्ति यूनानी भाषा में शब्द हाइजिया से हुई है, जो यूनान के पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वास्थ्य की देवी है। इस स्वास्थ्य की देवी है हाइजीन्स। इसका वर्णन एक अत्यधिक सुंदर महिला के रूप में किया गया, जिसके हाथ में एक कटोरा, जिसमें रखे पदार्थ में एक सर्प पी रहा है। सर्प स्वास्थ्य लाभ को निरूपित करता है। स्वास्थ्य विज्ञान की परिभाषा स्वास्थ्य से संबंधित विशेष अध्याय के रूप में दी गई है, जिसमें स्वास्थ्य जीवन के लिए आवश्यक सभी कारक अंतर्निहित है। जन स्वास्थ्य क्या होता है? जन स्वास्थ्य शब्द 1840 में आसपास व्यापक प्रयोग में आया। यह शब्द जनता के संचारी रोग से बचाने की आवश्यकता है। फलस्वरूप सामान्य रूप से प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द में 1848 में जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करने, सुविधा प्रदान करने और बनाए रखने के लिए समाज द्वारा किए गए संगठित प्रयास के निश्चित रूप पर प्रदान करने के लिए इंग्लैंड में स्वास्थ्य अधिनियम पारित किया गया। यह शब्द एक बार फिर से एक कानूनी शब्द के रूप में सामने आया। अपने प्रवर्तन के रूप में जन स्वास्थ्य विज्ञान संबद्ध विषय, उदाहरण के लिए विज्ञान और संस्कृत, प्रयोगशाला विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, जनसांख्यिकी, कौशल और कार्यनीति, उदाहरण के लिए रोग वैज्ञानिक अन्वेषण, योजना निर्माण और प्रबंधन, रोकथाम, निगरानी, मूल्यांकन का संयोजित रूप है, और ये सभी जनता के स्वास्थ्य के अनुसार और संवर्धन की दिशा में कार्य करता है। त्वरित समीक्षा क्या होता है? स्वास्थ्य विज्ञान, इसमें स्वास्थ्य संबंधी विशिष्ट अध्ययन किया जाता है। यह हमें बताता है कि स्वास्थ्य का संरक्षण और संवर्धन किस प्रकार किया जाना चाहिए। यह शब्द अंग्रेजी में हाइजीन शब्द का हिंदी रूप, जिसका व्युत्पत्ति यूनानी भाषा में किया गया। कौन सा भाषा में किया? यूनानी भाषा में किया गया, जिसकी व्युत्पत्ति यूनानी भाषा में सबसे हुई। ये यूनानी पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वास्थ्य की देवी होती है। जन स्वास्थ्य
ये हो गया था आपका जीवन स्वास्थ्य, आपको हो गया था। अगला हमारे पास ये निवारण। यहाँ से हम लोग बेटा कल थोड़ा सा है, कल पढ़ें, कल हम लोग यहाँ से कल पढ़ेंगे, ठीक है ना, कल पढ़ेंगे पार्ट 2 में, ठीक है ना, पार्ट 2 में ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, जहाँ भी ना देख पाइएगा, ठीक है ना।